COM ऑफ नॉन पॉइंट मास, इसमें रॉड का, रिंग का, डिस्क का, सबका सेंटर मास हमारा लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम उनके कलेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम लोग रॉड तक काम करेंगे, रॉड का सेंटर मास निकालना सीखेंगे जो इंटीग्रेशन से होता है। फिलहाल पहले आप मेथड सीखो। तो मेथड ये है कि अगर आप किसी नॉन पॉइंट मास का COM निकालना चाहते हो, तो जैसे हम लोग पॉइंट मास का COM निकाल रहे थे तो वो तो अपना सिग्मा MR बाय सिग्मा M से आ जा रहा था। तो नॉन पॉइंट मास का COM डायरेक्ट नहीं आता, इसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब जैसे मान लो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसका मास या तो लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या एरिया के ऊपर या वॉल्यूम के ऊपर, वो डिपेंड करता है किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो वो हम आगे देख लेंगे कि किस में कौन सा टाइप का मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मान लो ये हमारे पास एक नॉन पॉइंट मास है, अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये जगह ओरिजिन हो गई। अब करना ये है कि हम इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे। ये छोटा सा एलिमेंट काटा, इस एलिमेंट का मास हो गया dm, इसका पोजीशन वेक्टर पकड़ेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r। अब सिस्टम का सेंटर मास निकालने के लिए, RCM निकालने के लिए हमारे पास रिजल्ट आएगा इंटीग्रल dm इंटू r डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। तो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंशियल मासेस का RDM लेते चले जाएंगे, डिवाइडेड बाय dm करेंगे, यानी इंटीग्रल dm करेंगे, मतलब टोटल मास करेंगे, तो हमारे पास ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। dm लिखने के हमारे पास तीन तरीके होंगे। dm लिखने का तरीका लैम्डा dl, ये हम तब यूज करेंगे जब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, पर इतना हमें करना नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ IIT के लिए करना पड़ता है, मेडिकल में कोई इंटीग्रेशन आपको नहीं करना। तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, और दूसरा dm को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू da, ये हम तब यूज करते हैं जब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया। तीसरा dm इक्वल्स टू रो dv, ये हम तब करते हैं जब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। अब इसमें से हम सिर्फ इसको देखने जा रहे हैं जिसमें मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, यानी लेंथ के ऊपर मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे रॉड हो गई, ठीक है ना। हम सिर्फ उसका इंटीग्रेशन करेंगे, वही हमारे सिलेबस में है। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, COM ऑफ रॉड निकालने जा रहे हैं। अब COM ऑफ रॉड निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो रॉड की डेंसिटी यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। अब अगर यूनिफॉर्म है, जैसे मान लो ये पेन है, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, एक जैसा शेप होता, पूरा हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता, तो सेंटर मास इसका बिल्कुल बीच में मिलता है ना। अगर यूनिफॉर्म होता। अब नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर यार कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, जहाँ ज़्यादा होगा उसके पास सेंटर ऑफ मास होगा। तो हम यूनिफॉर्म वाले का पहले कर लेते हैं, इससे हमें आइडिया लग जाएगा काम करने का तरीका क्या होगा, फिर हम नॉन यूनिफॉर्म का करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड। अब अगर एक रॉड है जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम ले लेता हूँ जिससे कि मैं आपको समझा दूँ। तो मान लो मेरे पास ये एक रॉड है जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है, और इसमें मैं कलर फिल कर दे रहा हूँ येलो। अब इस रॉड का अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब इसका क्या है कि मास पर यूनिट लेंथ का जो रेशियो है, मास m ले लो, लेंथ l ले लो, तो इस रॉड का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो मास पर यूनिट लेंथ हर जगह सेम है, और इसी मास पर यूनिट लेंथ को हम बोलते हैं लैम्डा, और इस लैम्डा को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो जो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, हर जगह सेम मिलेगी। जैसे वाटर है, अब वाटर की एक ड्रॉप की डेंसिटी ले लो, या एक बॉटल भर के पानी की डेंसिटी ले लो, सेम मिलेगी अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अब पानी के अंदर कोई चीज़ डिजॉल्व कर दो और यूनिफॉर्मली ना डिजॉल्व हो, तो ऐसे में डेंसिटी फिर अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगी। तो जब डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है तो हर जगह पर उसका वैल्यू जो मिलता है वो सेम मिलता है। अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो कैसे फाइंड आउट करें, क्या तरीका लगाएं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ओरिजिन ले लिया, तो ये मेरे पास ओरिजिन है। अब इसका तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया था, पहले हम किसी जनरल डिस्टेंस पर जाएंगे, क्योंकि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो ये जनरल डिस्टेंस मैंने x ले लिया। x डिस्टेंस पे जाकर के हम एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे जिसकी लेंथ हम dx ले लेते हैं। तो x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का और dm मास का हम एलिमेंट कट कर लेते हैं। इस dm की वैल्यू हो गई लैम्डा dx। तो इतना काम हमने कंप्लीट किया। तो ये डायग्राम हमें बार बार तभी बनाना पड़ेगा जब हम ऐसे टाइप के प्रॉब्लम करने में अनाड़ी है। अगर हमें डायरेक्ट पता है तो फिर हम सीधे उड़ाना शुरू करेंगे, हमें डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। तो क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एक एलिमेंट काटा जिसका मास dm ले लिया, dm की वैल्यू होगी लैम्डा dx। अब इसका सेंटर मास निकालने के लिए अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू इंटीग्रल x dm बाई इंटीग्रल dm, और इसके अंदर सारा वैल्यू पुट करके अब हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरी लेंथ के ऊपर। तो मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो एक्स का वैल्यू मेरे पास आ गया इंटीग्रल, x को तो x ही रहने दिया और dm की जगह डाल दिया हमने लैम्डा dx बाय में इंटीग्रल लैम्डा dx। अब क्योंकि मैंने बोला लैम्डा कांस्टेंट है इसलिए लैम्डा का वैल्यू ऊपर नीचे से कट जाएगा, और x के अंदर
हमारे पास बचेगा इंटीग्रल एक्स डी एक्स बाई इंटीग्रल डी एक्स। अब इसकी लिमिट लगाने की बारी, तो हम इसे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 0 से लेकर के L तक, 0 से लेकर L तक। तो इसका एक्स मेरे पास आया। अब ऊपर का इंटीग्रेशन हो गया x²/2 और लिमिट हो गई 0 से लेकर L तक। नीचे इंटीग्रेशन मेरे पास हो गया x, लिमिट इसकी भी 0 से L तक। तो फाइनली एक्स का वैल्यू मेरे पास आया L²/2/L। L से L गया और देखो वही प्रूफ हमें मिल गया। तो एक्स का वैल्यू मेरे पास आ गया L/2। तो ये तो हमें पहले से ही पता था कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बिल्कुल बीच में होगा, L/2 डिस्टेंस पर होगा, बट इससे हमें पता चला करने का तरीका क्या होता है। अब नेक्स्ट, अब हम लेने जा रहे हैं कुछ स्पेशल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम टेस्ट में भी मिलेंगे, हर जगह आपको मिलते जाएंगे, तो इसलिए इन पे आप फोकस्ड रहना और इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब हमारे पास एक रॉड है, रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग लीनियर मास डेंसिटी। अब रॉड की जो लीनियर मास डेंसिटी है वो आपको गिवन है और दिस इज लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट x/L। तो ये आपको लीनियर मास डेंसिटी गिवन है। फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। अब हमें इस रॉड का सीएम निकालना है। तो अब ये हो गया पहला वेरिएबल डेंसिटी का आसान सा सवाल। तो ये हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड के लीनियर मास डेंसिटी हमें गिवन है और वो लीनियर मास डेंसिटी मेरे पास है लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी ले चुके। अरे चल भाई, देखो अब करना क्या है, ओरिजिन लिया, एक्स डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का एक एलिमेंट काटा, सेम प्रोसेस है। अब बार बार हम ये डायग्राम भी नहीं यूज करने वाले, जरूरत ही नहीं है, थोड़ी देर में डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। dx इसकी थिकनेस ली, dm इसका मास लिया, मास की वैल्यू हो गई लैम्डा dx। हाँ, अब लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, जैसा है वैसा पुट किया जाएगा, पर बाद में पुट कर देंगे। फॉर्मूला लगाया x इंटीग्रल x dm बाय इंटीग्रल dm और इसमें वैल्यू डाल करके इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया। तो x इक्वल्स टू इंटीग्रल x dm की जगह डाला लैम्डा dx बाय इंटीग्रल लैम्डा dx। अब हम लैम्डा को उड़ा नहीं सकते, उड़ा दिया तो भाई उड़ गए। ये इसलिए नहीं उड़ा सकते क्योंकि लैम्डा वेरिएबल है, ठीक है ना, पहले हमें लैम्डा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमने लैम्डा की वैल्यू डाली, इंटीग्रल x लैम्डा की जगह डाला लैम्डा नॉट बाय L इंटू एक्स इंटू dx। सिमिलरली नीचे लैम्डा की वैल्यू डाली लैम्डा नॉट बाय L इंटू एक्स इंटू dx। अब इसमें ये लैम्डा नॉट बाय L कैंसिल आउट हो गया, बाकी को हमने 0 से L तक इंटीग्रेट कर दिया। तो फाइनली बचा मेरे पास क्या ऊपर, फाइनली बचा x² dx फ्रॉम 0 से L और नीचे डिनोमिनेटर में बचा x dx फ्रॉम 0 से L। तो अब अगर आप इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x³/3, लिमिट डालने के बाद ये बन जाएगा L³/3 और नीचे मेरे पास आ जाएगा x²/2 मतलब L²/2 और फाइनल आंसर आ गया 2L/3। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ रहा है 2L/3 के डिस्टेंस पर। तो मेरे ख्याल से अभी समझ आ गया होगा। अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले रहा हूँ, ये भी स्टैंडर्ड एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में कहानी लिखने की हमें जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे प्रॉब्लम उठा रहा हूँ। देखना, हमें एक रॉड दे रखी है, इस रॉड का फिर से लीनियर मास डेंसिटी जो है लैम्डा, उस लैम्डा का वैल्यू हमें गिवन है लैम्डा इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब ये स्टैंडर्ड टाइप के सवाल होते हैं, ऐसे टाइप के सवाल हर जगह पर मिलेंगे, यूनिवर्सल में मिल जाएगा आपको, टेस्ट में भी मिलेगा, इसलिए ऐसा टाइप का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके रखो पहले ही। तो हमारे पास रॉड है, इस रॉड का लीनियर मास डेंसिटी हमें गिवन है और वो लीनियर मास डेंसिटी का वैल्यू दे दिया इसने a प्लस बी एक्स। ये रही एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली ये रही वाई एक्सिस। अब हमें करना ये है कि हमें इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो सेम प्रोसेस, तरीका सेम लगाते हैं, एक्स डिस्टेंस पे चलते हैं। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे गए, dx थिकनेस का एक एलिमेंट काटा, अब तो आदत पड़ गई होगी, तीसरा सवाल है ये। इसका मास dm लिया, dm की वैल्यू हो गई लैम्डा dx। अब सेंटर मास कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, फॉर्मूला लगाया x का इंटीग्रल x dm की जगह डाला लैम्डा dx। अब देख रहे हो ना, डायरेक्ट चल रहा है याद, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm की जगह भी लैम्डा dx, लैम्डा उड़ा मत देना क्योंकि वेरिएबल है। तो अब x की वैल्यू निकाली, इंटीग्रल x पड़ा रहने दिया, लैम्डा की वैल्यू डाली a प्लस बी एक्स टाइम्स हो गया मेरे पास dx डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू फिर से डाली a प्लस बी एक्स टाइम्स dx और इसे इंटीग्रेट किया 0 से L। अब इसमें कुछ भी कट नहीं रहा, ठीक है ना, तो नहीं कट रहा तो फिर तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा बस इंटीग्रेशन वाइज अच्छा सवाल हो जाता है, बाकी ठीक है, ऐसा कोई खास दिमाग लगाने वाला सवाल नहीं है। तो एक्स का वैल्यू आ गया। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए पहले इन सबको अंदर ले जाओ और सेपरेट करो। तो ax dx प्लस bx² dx ये तो ऊपर आ गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया, इसको भी अंदर ले जाओ, a dx प्लस bx dx
और ये भी 0 से लगा के L तक। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना और काम खत्म हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास आ गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा a x²/2। अब मैं लिमिट डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ क्योंकि इतना पेशेंस नहीं मैं फिर अगली स्टेप खराब करूँ। तो a x²/2 तो ये बनेगा a L²/2, लोअर लिमिट तो वैसे ही 0 है। ये बन जाएगा b x³/3, लिमिट पुट करने के बाद आ गया b L³/3 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया a dx का हो जाएगा x और उसकी जगह आ जाएगा L b x²/2 तो दैट मीन्स b L²/2। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, L को ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हो और कुछ उसमें करने लायक बचा नहीं, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे से L को उड़ा दो, 3 इधर आ गया 2 इधर आ गया, तो 3 टाइम्स AL प्लस 2 टाइम्स BL² डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम में 2 ले लो तो 2a L मैंने उड़ा ही दिया प्लस BL। ओके, अब 2 से 2 भी कैंसिल हो गया और फाइनली नीचे 3 बचा हमारे पास। तो इसका सेंटर ऑफ मास आ गया। अब फाइनल आंसर लिख लो 3AL प्लस 2BL² डिवाइडेड बाय 6a प्लस 3BL। तो ये इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आया। तो प्रॉब्लम में कुछ खास नहीं था, बस खाली इंटीग्रेशन के कारण ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया। तो अब इसी तरीके से आप रॉड के एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, 2-3 एग्जांपल आप लगाओ, उसमें यूनिवर्सल में मिल जाएंगे आपको और फिर आप अगले टॉपिक पे चलना। अब हमारे पास आता है ये कुछ सिमेट्रिक डायग्राम है जिनका हमें सेंटर ऑफ मास याद रखना है ताकि इनके एप्लीकेशंस को हम डिस्कस कर सकें। अब जैसे ये तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि 2.5 का सेंटर ऑफ मास से होता है, वो कहाँ पर होता है, कैसे लाई करता है, m1 से कितना दूर, m2l/m1 + m2, ये m1 + m2 है और इधर m1l डिवाइडेड बाय m1 + m2। हाँ, रेक्टेंगुलर प्लेट, अब अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में ही लाई करेगा, उसके लिए कोई दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। ट्रायंगुलर प्लेट है तो ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पर लाई करेगा। यहाँ से अगर उसका डिस्टेंस निकालोगे तो बेस से उसका हाइट है h/3, h जहाँ उसका एल्टीट्यूड हो गया। सेमी सर्कुलर, ये हमारे काम आएगी। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास इधर लाई करता है, बाइसेक्टर लाइन पे लाई करता है और यहाँ से 2r/π के डिस्टेंस पर होता है। तो ये भी आप याद करके रखो। ओके, नेक्स्ट है, ये कुछ रेगुलर डायग्राम है, हर बुक के अंदर आपको मिलेंगे। इसके बाद सेमी सर्कुलर डिस्क आता है। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी बाइसेक्टर लाइन पर होता है, 4r/3π। फिर ये मेरे पास हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर बोल लो, हॉलो हेमिस्फीयर बोल लो, स्फीयर का तो सेंटर पर ही लाई करेगा। हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास भी इसके बेस से r/2 डिस्टेंस ऊपर लाई करता है। सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास भी इसके बेस से 3r/8 के डिस्टेंस पर लाई करता है। तो ये तो हमारे बहुत ज्यादा काम में आएंगे। अब ये है हमारे पास सॉलिड कोन, ठीक है ना। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास इसके बेस से h/4 डिस्टेंस ऊपर लाई करता है। फिर हॉलो कोन है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके बेस से h/3 डिस्टेंस ऊपर लाई करता है। तो इसमें से हमारे काम में ये सारे तो आने ही वाले हैं क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम अभी स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास, अब क्योंकि इस सेक्शन में मैंने रॉड ही रखा है तो मैं रॉड के ही प्रॉब्लम आपको लगवाऊंगा, तो हम लोग रॉड के ही प्रॉब्लम इसके अंदर देखेंगे। तो कलेक्शन ऑफ यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इन प्रॉब्लम्स का कलेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ सेंटर मास के प्रॉब्लम देखेंगे, फिर हम कैविटी वाले प्रॉब्लम देखेंगे। तो देखो, कलेक्शन ऑफ यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड। अब इसका मतलब क्या है, अब हमें एक रॉड नहीं दे रखी, एक से ज्यादा रॉड्स दे रखी हैं। जैसे मान लो हमें एग्जांपल दे रखा है कि अब जैसे आप देख रहे हो यहां पर मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक। इस तरीके से हमें ये एंगल बना के दे रखा है, एक सर्टेन आर्क बना करके दे रखा है और ये बोल रखा है कि इसका एंगल थीटा है। अब इस सिस्टम का सेंटर मास फाइंड आउट करो। अब ये क्या तरीका है, मतलब कैसे फाइंड आउट करें, क्या करें, है क्या, पहले वो डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास 2 रॉड्स है, AB एंड AC, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। थीटा आप अभी के लिए 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक। थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री और अगर नहीं लेना चाह रहे तो जनरलाइज भी कर लो, तो थीटा हमें 60, थीटा को थीटा ही रहने देते हैं। तो 2 रॉड है, दोनों के मासेस ऐसे ऐसे, मास m लेंथ l। हमें सिस्टम का सेंटर मास पता करना है, कहाँ लाई करेगा। अब तरीका क्या है, कहाँ से पता करना है, मेन मैटर वो है। तो ओरिजिन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ये जगह मेरे लिए ओरिजिन हो गई। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऐसे सवालों में हम इन ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट मास बना देते हैं। तो हम रॉड को एक पॉइंट मास बना देंगे और वो पॉइंट मास उसके सेंटर मास पर रखा हुआ होगा। तो मेथड ये रहेगा, रॉड को पॉइंट मास से रिप्लेस करो, ठीक है। दैट पॉइंट मास इज assumed to be at center of mass of that portion। अब
पॉइंट मास के COM का फॉर्मूला यूज करो। तो ये हो गया हमारे पास रॉड का COM निकालने का तरीका। अब देखो इसमें सबसे पहले मैंने इस रॉड को पॉइंट मास बना दिया। अब रॉड को अगर मैं पॉइंट मास बनाऊं तो इस AB वाली रॉड का मास M इसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड होगा, और क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा। तो इधर आ गया M1 यानी मास ऑफ फर्स्ट रॉड। कोऑर्डिनेट हो गए इसके L/2, 0। तो अब हमने इस रॉड को एक पॉइंट मास बना दिया जिसका नाम M हो गया। सिमिलरली इस रॉड को मैंने भी पॉइंट मास बनाया और इसका मास भी M हो गया, एंड दिस मास इज assumed टू बी kept at this much distance। पर दिक्कत है अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। तो इसके नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, आप निकाल चुके हो इसलिए आप कर लोगे आराम से। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है ना, जैसा लास्ट लेक्चर्स में कर रहे थे। ये डिस्टेंस हमारे पास L/2 है, तो ये हो गया L/2 cos थीटा, ये हो गया L/2 sin थीटा। तो कोऑर्डिनेट आ गए L/2 cos थीटा एंड L/2 sin थीटा। अब हम लगा सकते हैं पॉइंट मास के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। तो अब हमें दोनों कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, एक्स वाला भी और वाई वाला भी। तो पहले एक्स COM निकालते हैं, और एक्स COM के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा M1x1 प्लस M2x2 बाय में M1 प्लस M2। सो सिंप्लीफाई करेंगे M1x1 तो ये हो जाएगा ML/2 प्लस M2x2 तो ये हो जाएगा ML/2 cos थीटा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 विल बिकम 2M। अब आप देखो MM कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से L और 4 नीचे आ गया, 1 प्लस cos थीटा। तो ये मेरे पास आया इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सिमिलरली मैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूंगा बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला M1y1 प्लस M2y2 बाय M1 प्लस M2। अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। M1y1 हो गया 0, M2y2 तो ये हो गया मेरे पास ML/2 sin थीटा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 में मेरे पास आ गया 2M। MM अगेन कैंसिल हो गया और बचा मेरे पास L/4 sin थीटा। तो अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमारे पास अवेलेबल है L/4 1 प्लस cos थीटा, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और L/4 sin थीटा ये इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो जब भी ऐसा सवाल मिले रॉड को पकड़ो, पॉइंट मास बनाओ और पॉइंट मास के कोऑर्डिनेट लिख करके फिर आप उसका सेंटर ऑफ मास निकालो। अब इसमें एक स्पेशल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम EIEEE का है, हम लोग इसको कवर करते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से कहता है कि ये हमारे पास दो रॉड्स हैं। अब एक रॉड नहीं है, ये यहाँ पर दो रॉड लेते हुए चलेंगे, ठीक। तो ये फर्स्ट रॉड हो गई। सिमिलरली एक और रॉड है जो कि यहाँ से ऐसे लगाई गई, मतलब एक टी शेप का स्ट्रक्चर बना दिया गया, ठीक है ना। आप देख रहे हो टी शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म कर दिया गया, और इस टी शेप के स्ट्रक्चर का मैं इसको थोड़ा सा ज्वाइन। अब इस टी शेप के स्ट्रक्चर का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है कि कहाँ होगा, कहाँ लाई करेगा। डाटा कुछ ऐसा है कि नाम डाल दे रहे हैं इसके P, Q एंड R। ये जो PQR वाली रॉड है, इस पूरी रॉड का मास 2M है, लेंथ इसकी 2L है, और ये जो रॉड देख रहे हो ना PQRS कर देते हैं इसको। QS वाली जो रॉड है, इस रॉड का मास M है, लेंथ L है, ठीक है। हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढ करके निकालना है कि कहाँ पर लाई करेगा, और ओरिजिन हम यहाँ ले रहे हैं Q वाले पॉइंट पर। अच्छा, उसमें क्या पूछा था, ये पेटेंटेड सवाल है, आपको टेस्ट में मिलेगा कि हम इस सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाना चाह रहे हैं, कहाँ से फोर्स लगाएं कि ये सिर्फ ट्रांसलेट करें। उसका जवाब भी मैं अभी दे दूंगा, बट थोड़ा वेट करना, ठीक है ना। पहले हम सेंटर ऑफ मास को ढूंढ लें। तो पहला काम, इस रॉड नंबर 1 को और इस रॉड नंबर 2 को, दोनों को हम पॉइंट मास से रिप्लेस करते हैं। तो इस PQR वाली रॉड का पॉइंट मास यहाँ आ जाएगा, मैं इसका कलर रेड कर रहा हूँ। तो ये PQR वाली रॉड एक पॉइंट मास बन जाएगी जो कि यहाँ रखा हुआ माना जाएगा। तो M1 यहाँ आ गया जिसका मैग्नीट्यूड हो गया 2M। अब बारी कोऑर्डिनेट की, तो भाई कोऑर्डिनेट तो डिपेंड कर रहे हैं ना, ओरिजिन आप कहाँ मान रहे हो। तो मैं इसका ओरिजिन यहाँ लेते हुए चल रहा हूँ, तो मैंने इसका ओरिजिन यहीं पे ले लिया। अगर मैंने इसका ओरिजिन यहाँ ले लिया तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। तो एक मास मेरे पास ओरिजिन पर रखा हुआ है, 0,0 पर रखा हुआ है। अब बारी दूसरी रॉड की, दूसरी रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आया, ये मैंने M2 लिया जिसका वैल्यू हो गई M हो गया, ये दूरी L/2 होगी, है ना, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, ये नेगेटिव y एक्सिस होगी -L/2। अब हम इसका सेंटर मास निकाल सकते हैं। अब सोचो सिर्फ दो मासेस हैं, एक M1 है और एक M2 है, दोनों y एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, तो हम YCM इसका निकालेंगे। तो टू फाइंड आउट YCM हम फॉर्मूला यूज करेंगे M1y1 प्लस M2y2 बाय में M1 प्लस M2। फिर मैं आपको बताता हूँ IEEE वाला प्रॉब्लम करना कैसे था। तो YCM निकालोगे तो ये आ जाएगा बेटा M1y1, M1 इज 2M बट y1 इज 0, तो ये 0 हो गया। M2y2, M2 इज M and y2 का वैल्यू इज -L/2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 विच बिकम्स 3M। M से M कैंसिल हो गया, आंसर में बचा -L/6। तो इसका सेंटर ऑफ मास YCM का वैल्यू -L/6 आ रहा है। तो
कोऑर्डिनेट अगर आप लोगे सेंटर ऑफ मास के तो आपको मिल जाएंगे 0,0 इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा सेंटर ऑफ मास, पूरा सिस्टम वाई पर लाई कर रहा है, तो 0,-L/6 ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए सेंटर ऑफ मास के। तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं इस डायग्राम में लोकेट करूं तो मेरे को मिलेगा इस किसी जगह पर, ये तो L/2 हो गया, ये कलर हल्का पड़ रहा है, तो ये किसी जगह पर हमें सेंटर ऑफ मास मिलेगा, तो ये हो गया इसका सिस्टम का COM, और यहां से L/6 डिस्टेंस नीचे मिलेगा ओरिजिन से, ठीक है। अब उसने बोला था कि कहाँ फोर्स लगाएं, कि रॉड के पास सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन आए। आप देखो, अगर मैं इस पेन को इसके सेंटर ऑफ मास से पकड़ करके फोर्स लगाऊं तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, और अगर मैं यहाँ से लगाऊं तो देखो ये क्या करेगा, ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा। तो किसी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कराना है तो फोर्स उसके सेंटर ऑफ मास से लगाओ। तो इन ऑर्डर टू, हालांकि ये रोटेशन का सवाल है बट ठीक है, अब ये यहीं कर लेते हैं तो बैकअप हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट बॉडी apply force at its center of mass, तो हम COM पर फोर्स लगाएंगे। तो ऐसे सिस्टम में लगाई गई फोर्स इस तरीके से इसके COM पर लगेगी, और जो कि सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कराएगी, कोई रोटेशनल मोशन नहीं लाएगी। तो ये थे आपके रॉड और कलेक्शन ऑफ रॉड के कुछ प्रॉब्लम्स, जिनमें से आपको जरूर टेस्ट के अंदर मिल जाना चाहिए प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अब आप इनकी प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ और कलेक्शन के प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू सो मच।